पैशन, कमिटमेंट और कुछ कर गुजरने की चाह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। कई दशकों तक जिन्होंने दूरदर्शन को अपनी आवाज़ दी है और आज भी उसी राह पर अग्रसर हैं। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा आज हमारे साथ बच्चों को इस फील्ड के बारे में और बताएंगे। तो चलिए इस समंदर से हम भी कुछ मोती चुन लेते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर आशुतोष मिश्रा on a platform to talk more about career in the field of media and entertainment. ऑलराउंडर ही चलेंगे इसमें, जिसको हर तरह का इंटरेस्ट हो और जो हमेशा ईगर टू लर्न एंड सी द थिंग्स। ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग चाहिए। Welcome sir, welcome to our podcast. Thank you. I hope you are doing well. आई एम फाइन, बिल्कुल। How was your day? It was fine. We just started with classes in journalism and mass communication. Okay. So we offer bachelor's and master's programs. So classes are going on, semesters in between. Okay. So the point, why did you choose this career? My career. Yeah, my अच्छा। career. बेसिकली मैं जो हूँ रायपुर, छत्तीसगढ़, बस्तर से हूँ और साइंस का स्टूडेंट रहा। भाषा जो थी मेरी ठीक थी, अंग्रेज़ी भी ठीक थी, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरे पिताजी मुझे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते थे, तो वो भी मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा। बहुत पिछड़े इलाके से, बस्तर से मैंने पढ़ाई की। साइंस का स्टूडेंट था, PCM उस टाइम पे बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट PET बोलते थे मध्य प्रदेश में। तो 11th 12th मैंने 11th उस समय 11th होता था, जिसको कि हम हायर सेकेंडरी बोलते थे। तो 85 की बात है, तो मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जैसे कि उस दौर में होता था कि किसी ने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो मेरी वो लाइन मैथ्स की थी, तो इंजीनियर बनना मतलब डेस्टिनी थी उस टाइम पे। फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन भी किया, लेकिन एक साल बाद मैंने इंजीनियरिंग, मुझे लगा कि सभी इंजीनियर बन रहे हैं तो मुझे कुछ नया करना चाहिए करके। तो वो रफली 16 साल के आसपास मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग की लाइन थी वो चेंज की थी। फिर मैं BA किया। तो BA में मैंने साइकोलॉजी पढ़ने के लिए बेसिकली मैंने BA किया था और BA करते हुए कुछ अखबारों में फ्रीलांसिंग करने लगा, लेटर टू एडिटर लिखने लगा। और लेटर टू एडिटर जब छपता तो पूरे शहर में जैसे कहते हैं कि अपनी चेस्ट में लगा कर घुमा करता कि भी मेरा नाम छपा है करके। तो उस टाइम पे प्रिंट जो था वो बहुत पावरफुल था, अभी भी है। तो वो एक छोटी सी शुरुआत भाषा को लेकर या मीडिया को लेकर हुई। और जब मैं BA में आया, BA मेरी मतलब एनुअल हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, पढ़ने में कोई बहुत मैं अच्छा तो था नहीं, लेकिन हाँ इधर उधर की चीज़ें और एक्टिविटीज़ में बहुत मैं हमेशा एक्टिव रहा। तो फिर जब BA करने के बाद मुझे मेरे एक सीनियर थे और कुछ दोस्त थे सीनियर थे, तो उनसे पता चला कि जर्नलिज़म का कोर्स होता है 1 साल का, बैचलर ऑफ जर्नलिज़म। तो उसके लिए एंट्रेंस दिया, इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्शन हो गया। सो बैचलर ऑफ जर्नलिज़म करते हुए ये तय था कि उस टाइम पे मास्टर्स डिग्री, जो मेरी जानकारी है, याददाश्त जाती है रफली 1990 के आसपास, यानी आज से 33 ईयर्स एगो। तो उस टाइम पे पूरे देश में हार्डली 6 या 7 यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स डिग्री थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्सक्लूसिव मास्टर्स डिग्री करनी चाहिए जर्नलिज़म में। और तब मध्य प्रदेश होता था, छत्तीसगढ़ तब नहीं बना था। तो फिर मैं मास्टर्स करने के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला आया 1991 में। और मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की। तो उस टाइम पे ये इल्यूजन था बोलें या ओवर कॉन्फिडेंस था बोलें कि मुझे ये लगता था कि भाई मैं मास्टर्स डिग्री करूँगा और सारे चैनल्स, उस टाइम पे तो दूरदर्शन ही होता था, प्राइवेट चैनल रेडियो में नहीं आए थे, अखबार होते थे, तो कहीं भी मुझे बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी करके। लेकिन बड़े दिन तक दिल्ली में बड़े सारी जगहों पर बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग से लेकर सरिता प्रेस से लेकर PTI UNI सड़कों पे धक्के खाते, बायोडाटा लिए फिरते, वो सब भी दौर देखा। और फिर फाइनली मैंने जो है राष्ट्रीय सहारा लखनऊ मेरी पोस्टिंग रही। ज्वाइनिंग तो मेरी अगस्त 92 में राष्ट्रीय सहारा नोएडा में थी। तो दिल्ली से फिर मेरा नोएडा ट्रांसफ़र हो गया। तो जर्नलिज्म में, प्रिंट जर्नलिज्म से मैंने शुरुआत की। और उसके बाद इस बीच में ये भी बताता चलो कि 90s में मैंने ऑडिशन दिया ऑल इंडिया रेडियो का। तो मेरे पास युवाणी के लिए मैंने जो है क्वालिफाई किया। और उसके बाद महीने में हार्डली 2, 3, 4 इस तरह के प्रोग्राम्स मिलते थे। 100 रुपये की हमारी फ़ीस होती थी, रेम्यूनरेशन होता था।
तो वो एक बड़ा प्रेस्टीजियस ऑल इंडिया रेडियो रायपुर से काम करता रहा। तो वो एक रेडियो से जर्नलिज्म से और फ्रीलांसिंग करने लगा, तो फ्रीलांसिंग किया तो 2-3 अखबारों के एक साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स बने, तो वो सब मास्टर्स में एडमिशन के काम आए। और वो सारी जो चीज़ें थी वो जर्नलिज्म में पहला ब्रेक 1800 रुपये, मुझे अभी भी याद है कि 1800 रुपये में शहंशाह होता था मैं। तो दिल्ली में, लखनऊ में 1800 रुपये में जॉब करता रहा और बहुत बढ़िया फील होता था। और फिर 93 में मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद कुछ डिग्रीज़ और भी की मैंने, 3-4 एमए की, 2-4 डिग्रीज़ की, डिप्लोमास किए, तो चलता रहा, पढ़ाई भी मैंने कभी छोड़ी नहीं। और फिर मेरी जो सर्विस थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के लिए, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो उसके इंटरव्यू के ज़रिए मैं हिंदी में सेलेक्ट हुआ। और फिर मेरी जॉब जो आई वो थी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भोपाल में। तो 94 जून 1 को मैंने भोपाल ज्वाइन किया। तो मेरी टेंडेंसी ये थी कि मैं 6-8 महीने से ज़्यादा कहीं जॉब करता नहीं था। तो उसके बाद फिर मेरी एक सिलेक्शन हुआ पावर मिनिस्ट्री में, मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो गया नाथपा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन में। तो मैं भोपाल से सीधे झाकड़ी, बहुत इंटीरियर में, रामपुर बुशहर से आगे एक जगह, तो उस पावर मिनिस्ट्री के लिए मैं पीआरओ रहा 95 में। फिर इस बीच पे जो जर्नलिज्म की मास्टर्स डिग्री के बेस पर मेरा जर्नलिज्म में नेट जिसे कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्लियर हो गया था। तो फिर मेरी जो कहीं बैक एंड पे रहा होगा कि नहीं मुझे एकेडमिक्स पे जाना चाहिए करके, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जॉब निकली और 95 में मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। 10-11 साल फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर उसके बाद लेकिन हाँ, इस दौर में फिर मैंने रेडियो कंटिन्यू रहा। 96 में ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ कुरुक्षेत्र से जुड़ गया, कैजुअल अनाउंसर होता था, कभी सुबह की ड्यूटी, कभी शाम की ड्यूटी, महीने में 2-4 ड्यूटीज़ वो करता था। तो रेडियो से कंटिन्यू रहा, एकेडमिक्स में रहा। फिर जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2006 में मैंने छोड़ी, तो फिर मैं एक छोटे से चैनल में न्यूज़ एडिटर हो गया। तो सैलरी पे भी बहुत ज़बरदस्त कंप्रोमाइज़ किया। कहाँ मेरी 25,000 की जॉब होती थी, मैं 6,000 रुपये में काम करने लगा। और 6-8 महीने मैंने एज ए न्यूज़ प्रोड्यूसर काम किया। तो पंजाब के इलेक्शन 2007 में जब रिज़ल्ट आए तो उस दिन मैंने छोड़ा। बीवी से लड़ाई हुई इस बात पर कि वो कहती थी कि तुम पीएचडी करो, और मैं कहता था कि बस इसके अलावा और भी जो भी सवाल पूछना है पूछ लो करके। सो फाइनली जब मेरी पीएचडी की डेडलाइन आने लगी, जो भी 6-7 ईयर्स के मैक्सिमम पीरियड होता था, तो फिर मैंने काम तो काफ़ी किया हुआ था, बट उसको कंपाइल करके लिखना, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर मेरी पीएचडी हुई। और फिर मैं वापस एकेडमिक्स में आया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रहा। फिर उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में रहा, EMPI दिल्ली में रहा, और चितकारा यूनिवर्सिटी में अब पिछले 13 साल से मैं चितकारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डीन हूँ। सो एकेडमिक्स और प्रोफेशन ये दोनों चीज़ें रही बेसिकली, रेडियो हो या टेलीविज़न हो। और इस बीच में 2003 से मैं हिसार दूरदर्शन से जुड़ा, ऑडिशन क्लियर करने के बाद न्यूज़ रीडर हो गया। तो अभी भी मैं ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ के लिए न्यूज़ रीडर हूँ, दूरदर्शन के लिए न्यूज़ रीडर हूँ। तो संडे को मेरा शौक जो है उस तरह से फुलफिल होता है। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना और प्रैक्टिकली काम करना और एंजॉय करना बेसिकली अपने प्रोफेशन को, ये मेरी जो है ट्रेंड रही है। Okay, so starting from science, then engineering, then BA, then इतना सारा कुछ. So like why? मतलब कोई डायरेक्शन प्रॉपरली पहले नहीं समझ में आ रही थी या पहले पता नहीं था? बिकॉज आज के टाइम पे वी डू हैव n नंबर ऑफ एक्सपोजर, हमें बहुत चीज़ें पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं. बैक इन दैट टाइम, जिस टाइम पे आपने स्टडी की थी, उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस क्या था कि पहले 12th में साइंस था, देन फिर इंजीनियरिंग, देन BA, देन जर्नलिज्म. सो व्हाई दिस सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन? मेरा जो करियर रहा है, कभी मैंने एस्केपिज्म के तौर पे नहीं रहा. मैंने अपनी चीज़ें जो भी है डिटरमिन करके बड़े सोच समझ के की है और उसके लिए मेरे को प्राउड है. एंड हाउ सपोर्टिव योर पेरेंट्स वर? पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्टिव होते हैं, रहे मेरे. उनसे 800 रुपये महीने का खर्च लेता था और 800 रुपये मैं कमा लेता था, तो 1600 रुपये में ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल जाती थी उन दिनों. तो उस ढंग से कभी नहीं रहा. हाँ, कई बार होता है पेरेंट्स को कि भी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, एक मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई और उसे आप छोड़ते जा रहे हैं या नहीं आजमा रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें रही. लेकिन कभी उन्होंने उनको मालूम था कि भाई बच्चा जो है कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा करके. जी. Okay. So what are some biggest challenges you faced in your role as a radio professional or as an academic counselor
and how did you overcome them? रेडियो जो है या मीडिया जो लाइव मीडिया है वो तो हमेशा ही चैलेंजिंग है। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को भी और जो भी मैं शेयर करता हूँ कि चाहे आप कितने भी साल का एक्सपीरियंस अपने साथ रखते हो, 30 साल 35 साल हो गए, टेलीविज़न में भी 20 साल हो गए, लेकिन हर जो डिलीवरी है वो हर बार नहीं है। माइक्रोफोन और कैमरा किसी के दोस्त नहीं होते, वो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे आपको, आपकी अच्छी और बुरी बातों को। सो ये चीज़ें हमेशा रहती हैं और इसी का ही मज़ा है, इसी का थ्रिल है बेसिकली कि आप जितनी बार जाते हैं एक बार बिल्कुल नए तरीके से जाते हैं और नए तरीके से डिलीवर करते हैं और उसमें यदि आप अच्छा करते हैं तो सेटिस्फेक्शन है, यदि आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ गलतियां होती हैं क्योंकि गलतियां नेचुरल है, तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश हर बुलेटिन के बाद, हर परफॉर्मेंस के बाद रहती है। बाकी ऑडियंस सुप्रीम है, उसको जितना अच्छा लगता है ठीक है, जो अच्छा नहीं लगता वो बोलती है कि भाई ये सिफारिशी है, आशुतोष कैसे आ गया स्क्रीन पे, चलती है बातें। बट यस, हमारे एंड पे जो एज ए परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, एज ए मीडिया प्रोफेशनल, हमारी कमिटमेंट ये ज़रूर होनी चाहिए कि हम बेटर और बेटर और बेटर करते चले जाएं। So how do you stay current with latest trends and development in this field? नहीं, बेसिक्स तो किसी भी प्रोफेशन का सेम ही रहेगा। पहले प्रिंट था तो प्रिंट में भाषा की ज़रूरत, भाषा की जो सटीकता है और उसका जो सधापन है वो बहुत ज़रूरी है, और वही रेडियो में है, वही टेलीविज़न में है, वही ऑनलाइन में है। तो जो बेसिक्स हैं वो हमेशा जो है वो सेम ही रहेंगे और उसके लिए कंसिस्टेंटली किसी को भी तैयारी करनी होगी, चाहे वो नया स्टूडेंट हो या मेरे जैसा कुछ 2-3 दशकों का जिसका एक्सपीरियंस है वो हो, या और भी ज़्यादा लोग हों। तो जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी न्यूज़पेपर्स में आ रहा है या जो भी मीडिया कवर कर रहा है, उसको अपडेट होना, उसको आपको लगातार अपने आप को अपडेट करना वो बहुत ज़रूरी है और उससे कभी भी पीछे हम नहीं रह सकते। मैं अपनी तौर पे बात करूँ यदि, तो मैं कम से कम 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता ही हूँ और 6-7 न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ और बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी बात कहता हूँ कि भाई थॉरली 1 या 2 अखबार तो ज़रूर पढ़ें। और ठीक है, नई जनरेशन है जो वो डिफरेंट डिवाइसेस पे आ गई हैं, उनके पास उस ढंग की सुविधा है, लेकिन मैं थोड़ा पुराना आदमी हूँ, तो हार्ड जो कॉपी होती है, उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो फील होता है, उसकी जो पेज पलटने की जो चाहत होती है वो रहती है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने एट ए ग्लांस आप जो भी चाहें कर सकते हैं। नई जनरेशन को उनका मीडियम अच्छा लगता है, फाइन, बट जो ज़रूरी है कि इनटेक या कुछ ना कुछ कंजम्पशन के लिए नई नई चीज़ें पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। इसको कोई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। So what is your creative process while developing a radio show or while developing or like connecting with your audience? What is your creative thought? इन दिनों मैं रेडियो में ज़्यादातर न्यूज़ पढ़ता हूँ और उसमें प्रादेशिक समाचार जो हरियाणा का है वो पढ़ता हूँ। तो उसमें तो ये होता है कि जब दोपहर का बुलेटिन है हमारा, 5 मिनट का बुलेटिन है, तो उसके लिए 11 साढ़े 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो में जाकर जो भी न्यूज़ एडिटर मार्क कर दे रहे हैं, ट्रांसलेशन के लिए दे रहे हैं या रीराइट करने के लिए दे रहे हैं, या स्टोरीज़ जो अलग अलग सोर्सेज से आई हैं उनको कंपाइल करने के लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए पूरा मतलब मीडिया में ऐसा नहीं है कि आप एक दिन फाइन डे जाते हैं और बुलेटिन पढ़कर आ जाते हैं या बना लेते हैं। उसके लिए पूरा 7 दिन, उसके लिए पूरा महीना, उसके लिए पूरे साल की तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि आप एब्रप्ट जाएंगे तो जो सुनने वाला है, जो देखने वाला, उसको पता है कि मेरे को जो सुना रहा है, दिखा रहा है, वो कितनी तैयारी से आया है। तो पूरा एक जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहती है। तो न्यूज़ रूम में जो बात होती है कि स्टोरीज़ आती हैं, एडिट करते हैं, रीराइट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम जो न्यूज़ रूम में बैठे होते हैं एक दूसरे से पूछते हैं। कई बार कोई शब्द डिक्शनरी मीनिंग नहीं चाहिए, वो वहाँ पे वो शब्द या वो सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो इस तरह की लर्निंग हर एक बुलेटिन में रहती है और ठीक शाम वाले बुलेटिन में ऐसा होता है। तो ये तो वो पार्ट जो मैं न्यूज़ के तौर पे करता हूँ। लेकिन हाँ, कई बार मैं वॉइस ओवर के लिए काम कर रहा होता हूँ, या फिर मैं स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ, या मैं रेडियो फीचर कर रहा होता हूँ, या इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, तो फिर उसके लिए प्रॉपर रिसर्च, पूरी समझ और पूरी स्क्रिप्टिंग। और मैं पुराने स्टाइल का हूँ, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरी तौर पर ऑलमोस्ट लेकर चलता हूँ। स्पॉन्टेनियस बोलने पे या पूछ लेने पे उतना भरोसा नहीं है। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरी अपनी स्टाइल है, तो मेरे पास स्क्रिप्ट प्रॉपर रहती है। इवन मैं स्टेज शोज़ भी यदि कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, एज ए कॉम्पियर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट पूरी रखते हैं। और शायद ऑल इंडिया रेडियो ने या दूरदर्शन ने या इस तरह के ज़िम्मेदार चैनल ने हम सब जितने आर्टिस्ट हैं उस दौर के और अभी जो काम कर रहे हैं, उनको ये सिखाया है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको जितनी अच्छी तैयारी से बोलें, लिख कर बोलें, तो उतना बेहतर है।
Is there any specific kind of strategy to connect with your audience? या आप ऐसा कुछ फॉलो करते हो कि आज मैं जाऊंगा तो मेरे ऑडियंस खुश हो जाएंगे, मैं इस तरीके से काम करूंगा, दिस इज़ माई सेट प्रोसेस टू कनेक्ट विद माई ऑडियंस? नहीं, जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन है, इसमें चूँकि एक ये रिस्पॉन्सिबल चैनल है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, और इसमें हम किसी भी तरह की अननेसेसरली हाइप या टोन और इस तरह की चीज़ें नहीं, बहुत सधे तौर पे जाने की बात है। तो वो ओवर द ईयर्स कुछ पर्सनालिटी में भी आ जाती है, कुछ प्रोफेशन के तौर पे भी आ जाती है, तो वो स्पॉन्टेनियस निकलता होता है। बट इफ़ समवन इज़ न्यू एंड ही वांट्स टू गो इनटू दिस फील्ड, सो कोई एक सेट ऑफ प्रोसेस है या एक कोई स्ट्रैटेजी है कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो ऑडियंस कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और अगर आपने ऐसा किया तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी? नहीं, इसका कोई फार्मूला मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि आप सीखते सीखते आपको समझ में आता है कि नहीं, आज ये बैटिंग मेरी ठीक रही, आज मेरी परफॉर्मेंस ठीक रही, या लोग मुझे शायद पसंद कर रहे हों करके। कोई सेट फार्मूला नहीं है, और किसी को इमिटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना एक स्टाइल रखें, लेकिन उस पर स्टिक रहें, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। हाउ डू यू बैलेंस योर जॉब? रेडियो है, देन अनाउंसिंग है, देन न्यूज़ रीडिंग है, देन अकेडमिक्स भी है, फैमिली लाइफ भी है, तो आप सब कुछ मैनेज कैसे करते हो? सो यू आर ऑलवेज दिस काम एंड क्वाइट, या फिर कभी कभी ऐसे आप तंग हो जाते हो कि बस अब और कुछ नहीं करना, मेरे को अपना मी टाइम चाहिए? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे काम मिल रहा है ना, तो काम कर लो, ठीक है। अदरवाइज़ रिप्लेस करने के लिए कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, और मेरा ये भी मानना है कि जिसके पास काम है उसी के पास टाइम है, जिसके पास काम नहीं है वो टाइम नहीं है, इस तरह के एक्सक्यूज़ करता है। तो हम 24 घंटे में 48 घंटे भी काम कर सकते हैं, और करते हैं। और भी बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है, तो फिल्म स्टार्स बोलें या कहीं से भी आप इंस्पिरेशन लें, तो जो भी है सबके लिए समय है, सब आप टाइम बैलेंस कर सकते हैं, और जितनी कोशिश होती है करता हूँ मैं, बिल्कुल। सो व्हाट, हर किसी की इंस्पिरेशन होती है। जैसे फॉर मी, आई वांटेड समथिंग बिग, आई वांटेड कि हाँ मेरा नाम जो है वो अनाउंस हो, लाइक गूगल सर्च पे व्हेन आई लाइक राइट माय नेम, इट मेक्स मी प्राउड कि ओके आई एम इन गूगल सर्च। सो व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन फॉर दिस करियर? मेरा तो ये रहा कि थोड़ा सा आर्टिस्ट इंक्लिनेशन रहा। मैंने बहुत कोशिश की ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया। म्यूज़िक सीखने की कोशिश की, नहीं आया म्यूज़िक ने कह दिया कि भाई आज तो तुम तो सुर में तो नहीं हो, ताल में तो वैसे ही नहीं हो करके। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में रह गई जो कोशिश करके भी नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर रहा कि उन सबको जानने सीखने के लिए, चाहे वो कल्चरल एक्सपोज़र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का एक्सपोज़र हो, चाहे वो लोकल फ्लेवर का एक्सपोज़र हो, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक का एक्सपोज़र हो, चाहे वो फिल्म म्यूज़िक का एक्सपोज़र हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो आपको होराइज़न आपके बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलता है। मुझे पता भी नहीं चलता कि ये कैसे बन पाई हैं चीज़ें, तो वो है बातें। बाकी ये होता है कि हाँ, एज ए ब्रॉडकास्टर नाम जा रहा है, वॉइस जा रही है, अपने को सुनना देखना हर किसी को अच्छा लगता है, और लगना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, वो इस नज़रिए से देखता होता हूँ मैं कि अब और बेहतर कर सकता हूँ, या कल से जो आज का बुलेटिन और बेहतर हो सकता है। कई बार पुराना काम सुनता हूँ तो वो लगता है यार आज तो कम से कम इतना घटिया तूने कैसे किया करके। तो वो सारी चीज़ें एज के साथ और एक्सपीरियंसेस के साथ आती हैं, और सीखना चलता रहता है। जब आपने इस फील्ड में आने का प्लान किया था, तो एक विजन होता है कि मुझे इस एरिया तक जाना है, मेरा ये प्लान है। सो डू यू थिंक कि अभी तक आपने जितना भी 15, 20, 25 ईयर्स? बिल्कुल, मेरा बहुत बुरे को ऐसे याद है जैसे कल की बात हो कि मैंने मास्टर्स डिग्री जो बात की, कि मास्टर्स डिग्री मैंने की इसलिए थी कि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा एम है, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो में बनूंगा करके। तो ये 90 की बात है, क्योंकि जब युवाणी प्रोग्राम में करता था तो जो स्क्रिप्ट मेरे चेक करते थे वो पैक्स होते थे, और बहुत अच्छे पैक्स और बहुत अच्छे अनाउंसर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो वो मेरी स्क्रिप्ट में पूरी रेड कर देते थे कि आशुतोष क्या घटिया लिखते हो, क्या ऐसा रीराइट करो, तुम्हारी समझ नहीं है, ये वो जो भी डांट पड़ती, ठीक है भैया, ठीक है सर, इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं होता था कि ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो पैक्स है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, ये वाली सीट बड़ी ज़ोरदार है। मतलब ये इसके पास खूब सारे आर्टिस्ट आते हैं, कॉम्पियर्स आते हैं, अनाउंसर्स आते हैं, और इनको ये डिक्टेट करता है। तो मैं पैक्स बनना चाहता हूँ करके। लेकिन फॉर्चुनेटली बोलूँ, अनफॉर्चुनेटली बोलूँ कि 91 के बाद रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की पोस्ट नहीं आई। मैंने लंबे समय, कम से कम मेरे ख्याल है 7-8 साल तक
जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेता रहा, और सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली जब आता था तो ये पढ़ता था कि इसमें पैक्स की पोस्ट तो नहीं आई, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट तो नहीं आई करके। तो वो ड्रीम मैंने 5-6 साल तक लगातार, मुझे याद है 97-98 तक मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ता रहा कि भी कहीं रेडियो में पैक्स की पोस्ट हो, या इसमें ही जब टेलीविज़न में ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में तो वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो वो पोस्ट नहीं आई, लेकिन उन लोगों के साथ अलग अलग स्टेशंस पे जो आर्टिस्ट हैं, जो पैक्स हैं, जो ट्रैक्स हैं, जो बड़े अच्छे टेक्निकली और क्रिएटिव लोग हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो पैक्स नहीं बन पाया तो, लेकिन उसके ज़रिए काफ़ी, उस एम्बिशन के ज़रिए, उस कोशिश के ज़रिए काफ़ी चीज़ें सीखी, मुझे ऐसा लगता है। सो डू यू थिंक कि अब आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मुझे इस एम तक पहुंचना था और बस अब मैं ऐसे चल लूँ? कई बार ऐसा लगता है कि जो है फुल फ्लैश टेलीविज़न में या रेडियो पे जाना चाहिए। 1-2 बार मेरी परमानेंट अनाउंसर के तौर पे भी जो सिलेक्शंस हुए, लेकिन तब नहीं गया मैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो पाथ बेहतर होता, लेकिन फाइनली मुझे ये समझ में आता था कि नहीं, मैं एकेडमिक्स के साथ यदि मैं अपना शौक़ पूरा कर पा रहा हूँ ऑडियो विजुअल का, ऑडियो का, तो वो बहुत है, बहुत सेटिस्फैक्शन है उस ढंग से। Okay, so the last question of this section is why हिंदी? आज के टाइम पे if someone like उनको इंग्लिश नहीं आती है, या if he or she is not comfortable in speaking English, तो कहीं ना कहीं वो एक सोसाइटी उनको देखती है कि ओके इसको कुछ नहीं आता, नो मैटर वो जितना मर्जी नॉलेजेबल हो, जो भी मर्जी उसकी स्टडीज़ हो। सो वाई यू चूज़ हिंदी एज योर मेन कंटेंट? मुझे लगता है कि हिंदी चूज़ करके मैं हिंदी में ही बहुत पूरी ज़िंदगी लगा लूँ तब भी मैं बहुत परफेक्ट नहीं हो पाऊँगा करके, तो अंग्रेज़ी में तो वही नहीं हो ही नहीं पाऊँगा। और मेरी आज भी, मतलब आज 30 इयर्स हो गया मेरे को, और मेरे को ये बहुत प्राउडली मैं बताता हूँ कि यदि मेरे पास कोई ऑडियो की रिकॉर्डिंग आती है जिसमें मुझसे बोला जाए कि भाई आप हिंदी में के बजाय अंग्रेज़ी में ये सेंटेंस बोल दें करके, तो मैंने, चाहे वो 10,000 दे दे चाहे 10 लाख दे दे, मैं रिकॉर्ड नहीं करता। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो वॉइस क्वालिटी है, या जो मेरा जो प्रोनंसिएशन है, या जो फील अंग्रेज़ी के लिए चाहिए वो नहीं है। और तो इसलिए मैं पैसों के नाम पर कभी भी अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं करता। तो मैं हिंदी में काम सस्ते में करा लो, फ्री में करा लो, जो मर्जी करा लो, लेकिन अंग्रेज़ी में। और मैं कई बार अपने स्टूडेंट से ये भी बात कहता हूँ कि जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, और उसकी खासियत हर एक के थ्रोट में, हर एक के वॉइस क्वालिटी में रहती है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यदि मैं कॉन्शियसली नहीं बोल रहा हूँ, और तो मैं, जैसे एक छोटा सा शब्द है जो बार बार आता है, आधा स, स्कूल, स्कूटर, यदि आप मेरे को वैसे सुनेंगे, देखेंगे, तो मैं स्कूल बोलूँगा, स्कूटर बोलूँगा। मैं कभी भी स्कूल जो चाहिए नहीं बोल सकता। और यदि मेरे को कोई ऐसा शब्द आ जाता है तो उस टाइप पे मेरे पसीने आज भी निकल जाते हैं कि भी ये शब्द कैसे मैं ये हर्डल पार करूँ करके। तो मुझे ये समझ में आया, हालांकि आर्टिस्ट के तौर पर दूसरे ढंग से कि भी आपको इसको ओवरकम करना चाहिए, लेकिन ठीक है, अपनी लिमिटेशन से तो अंग्रेज़ी में नहीं करता, और हिंदी में ही बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहती हैं। मुझे याद है एक बार रिकॉर्डिंग हो रही, बड़े सीनियर रिकॉर्डिंग करने वाले अनाउंसर थे, तो मैं सो कॉल्ड जैसे आर्टिस्ट होता ना, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए गया। उन्होंने मेरे से 3 या 4 टेक करा लिए, तब तक आर्टिस्ट की सारी फूंक निकल जाती है, पसीना आने लगता है। बोला सर गलत क्या हुआ? तो आकर उन्होंने बोला कि भाई आशुतोष तुमसे यार ये बोला नहीं जा रहा है, क्या बात है करके। तो बोला सर कहाँ पे गलत कर रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं है। तो बोले ये तुम कहाँ से हो? छत्तीसगढ़ से हो, जबलपुर के हो, मध्य प्रदेश के हो? उन्होंने एग्जैक्ट जो जिस रीजन से हूँ मैं उसको आइडेंटिफाई किया। मैं बोला हाँ सर हूँ तो, लेकिन आपने कैसे जाना? तो बोले तभी तो जैसे मेरी मदर टंग है, या जो मेरी स्टाइल है, या जो जिस डायलेक्ट से मैं आता हूँ, तो मैं यदि कैजुअल बोल रहा हूँगा तो हाथ साथ ये बोलूँगा, जबकि चाहिए हाथ साथ, ये शब्द चाहिए। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा तो हाथ साथ इस तरह से बोल रहा हूँ, तो नेसल साउंड अननोटिसेबल तरीके से आ रहा है। तो वो छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं कि आपको यदि ब्रॉडकास्टर हैं और आप पूरे देश के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह के जो आपके डायलेक्ट्स हैं वो ना आए। तो अब इतनी सी छोटी चीज़ को ठीक करने में इतनी ज़िंदगी तो लग गई मेरी, और मुझे मालूम है कि मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ करके। तो ये मतलब एक ही भाषा पे भी यदि आप अच्छा कर सकें तो सफिशिएंट है एक ज़िंदगी में। So with this we are coming end to this section. जी। Now second section है हमारा, we are going to play a game with you. So I'm going to ask you few questions. आपको 10 seconds मिलेंगे और आपको मास कम्युनिकेशन को रिवर्स स्पेल करना है। अच्छा। And your time starts now.
NOTMMOCSSAM। खत्म 10 सेकेंड्स। शायद एक दो गलत बोला मैंने। हाँ, एक दो। सो लास्ट है, मैं आपको कुछ मूवी के टाइटल्स या डायलॉग्स बताऊंगी जी। और आपको उसको मास कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली फ्रेम करना है। अच्छा। ठीक है। पहला है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही है गुरुकुल के 3 स्तंभ। अच्छा, अमिताभ बच्चन की फिल्म है ये कोई, जिसमें वो प्रिंसिपल बना होता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, हाँ, यही है गुरुकुल के 3 स्तंभ। एफर्ट्स एंड एफर्ट्स, देन ओनली यू विल गेट सक्सेस। क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें कोई एफर्ट्स से सब कुछ हो सकता है, कमिटमेंट और एफर्ट से। जी ठीक है। सेक्शन 3 इज जनता वांट्स आंसर। सो हियर वी आर गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं या वो पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग मास कम्युनिकेशन एंड अदर फील्ड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, what are the different career options available after 12th in the field of mass communication, media, radio और public relations? 12th के बाद बेसिकली कुछ एक स्कूल्स में CBSE या स्टेट बोर्ड्स में मीडिया एज ए सब्जेक्ट भी आने लगा है, लेकिन अभी उतना पॉपुलर नहीं है। 12th के बाद स्टूडेंट्स या तो 3 साल के अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, जो कि उसका अप्रूव्ड नॉमेनक्लेचर है वो BA JMC है, उसके लिए जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्नलिज्म को इमीडिएट BA के बाद BA के तौर पे नहीं करना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए प्लान कर सकते हैं, तो वो भी मास्टर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। BA JMC में जनरली यदि हम इस रीजन की बात करें तो 3 या 4 तरह के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो वो हैं जो कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑप्ट करते हैं, ऑफ़र करते हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कॉलेजेस में है। दूसरा, यूनिवर्सिटी के अंदर जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेट यूनिवर्सिटी की या गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तीसरा, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। और चौथा, कई सारे मीडिया हाउसेस हैं दिल्ली में स्पेशली, जिनके अपने मीडिया स्कूल्स हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे को हैंड्स ऑन एक्सपोजर हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, और वो डिग्री जो भी उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से कराती हैं। तो 4 तरह के ब्रॉडली अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ हैं। मोर और लेस जो सिलेबस है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, यदि उसको हम ब्रॉडली बांटें तो लैंग्वेज एसेंशियली हर एक जगह पे पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर्स किसी न किसी तरीके से हर एक जगह पे पढ़ाया जाता है। राइटिंग, रिपोर्टिंग और एडिटिंग किसी न किसी कंटेक्स्ट में किसी न किसी पेपर के ज़रिए पढ़ाया जाता है। फिर एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, रेडियो, टेलीविज़न, ऑनलाइन मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया लॉज, मीडिया रिसर्च, इस तरह के सब्जेक्ट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक जगह पे होते हैं। और फिर कुछ एक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिपार्टमेंट हैं उस पर स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करते हैं। इन जनरल इंटर्नशिप होना चाहिए, होती हैं, सो दैट स्टूडेंट्स को समर के दौरान या डिग्री करने से पहले इंटर्नशिप करें अपने पसंदीदा जो भी फील्ड है उस पर। तो ये ब्रॉड सा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन साथ साथ यदि पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एसेंशियली जर्नलिज्म करके आए हों ये ज़रूरी नहीं है। किसी का भी जो है एटीट्यूड है, पढ़ना चाहता है, एप्टीट्यूड है कि वो जर्नलिज्म करे, तो वो भी लोग बगैर बैचलर्स इन जर्नलिज्म किए हुए, चाहे वो MCOM, MSc छोड़कर जर्नलिज्म में आए, तो इस तरह की भी ऑप्शंस इन 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस में हैं। सो ब्रॉडली मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि फ़ीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मीडिया हाउसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 4 तरह की लेयर्स मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे हमारे देश में चल रही हैं। What is the major difference between mass communication, media, radio and public relations? Mass communication basically encompasses everything.
जर्नलिज्म एक पुराना नाम है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि प्रिंट जर्नलिज्म होता था तो पत्रकारिता या जर्नलिज्म, लेकिन धीरे धीरे जब पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग और दूसरे मार्केटिंग मिक्स और इस तरह की जब चीज़ें बढ़ती चली गई, जैसे पब्लिक रिलेशन लेटर ऑन जाके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नाम हो गया, अब उसके अंदर भी इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट जो बिल्डिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत स्पेशलाइज्ड एरियाज़ और एक्सपर्ट्स आने लगे। तो इस तरह की कोई भी सब्जेक्ट की डेवलपमेंट होती है। अदरवाइज़ मैं अपने से पहले जो मीडिया एकेडमिक्स में थे उनकी बात करूं तो कोई हिंदी इंग्लिश डिपार्टमेंट से, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, उस तरह के लोग, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे लोग जर्नलिज्म के टीचर्स होते थे। तो धीरे 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 अब स्पेशलाइज्ड और सुपर स्पेशलाइजेशन पे मीडिया कोर्सेज जा रहे हैं। Okay. So are there any specific kind of skills required to be successful in this career and how a student can develop it? ऑलराउंडर ही चलेंगे इसमें, पहली बात, जिसको हर तरह का इंटरेस्ट हो, दूसरी बात, और जो हमेशा ईगर टू लर्न एंड सी द थिंग्स, ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग चाहिए, लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग चाहिए। टेक्निकल स्किल्स सीखी जा सकती हैं, एफर्ट्स करके क्रिएटिविटी लाई जा सकती है, लेकिन जो एक जो वे ऑफ लाइफ है या जो थिंकिंग है वो बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन के लिए। क्योंकि डिग्री करके कहीं से भी मतलब यदि जॉब पर्सपेक्टिव पे देखें या सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो ऐसा नहीं है। आप यदि इस प्रोफेशन को जी रहे हैं तब तो मज़ा है, अदरवाइज़ मुश्किल है। If someone is introvert, क्या वो इस करियर ऑप्शन को चूज कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको सोशल होना नहीं नहीं, कोई बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कंटेंट राइटिंग में अच्छा हो सकता है वो, स्ट्रेटजी में अच्छा हो सकता है वो, थिंकिंग या बैक एंड पे ज़रूरी नहीं है कि वो कैमरा के सामने या ऑडियो के सामने, मतलब रेडियो के में ही आना चाहे, वो स्क्रिप्ट पे, पोस्ट प्रोडक्शन पे और दूसरी स्किल्स पे अच्छा हो सकता है और उसको वो अपनी प्रतिभा वहाँ पर दिखा सकता है। So government colleges or government institutes or private institutes, who are shaping the career of students in a better way? सभी कर रहे हैं, जो भी अपनी जगह पे कर रहा है। ओवरऑल यदि वो स्टूडेंट्स को अच्छा प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो उसमें मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी अपने अपने बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि उनके स्टूडेंट्स प्रोफेशन में जाते हैं, सक्सेस होते हैं, तो वो ओवरऑल मीडिया की एकेडमिक्स को ही बेसिकली सप्लीमेंट करते हैं, इनकरेज करते हैं। So while looking out for colleges or institution, एक स्टूडेंट को क्या देखने की रिक्वायरमेंट है, लाइक हाई फीस और हाई पास आउट रेशियोज, और व्हाट शुड बी लुक आउट? मेरा ये कहना है कि किसी और का करियर, किसी और की प्लेसमेंट से अपना करियर और अपनी प्लेसमेंट कभी भी ना सोचे। खुद यदि वो करना चाह रहा है तो वो रास्ता बना लेगा। मतलब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और उनका पहला सवाल होता है कि कैसी प्लेसमेंट। अभी तुम्हारा बच्चा 3 साल पढ़ेगा या 2 साल पढ़ेगा, वो कितना पढ़ रहा है, कितनी अपनी जी जान दे रहा है, उस पर उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। किसी और का करियर, 2 साल का पुराना करियर या इस टाइम के पास आउट के रिजल्ट्स दिखाकर किसी को ल्योर नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं करता। आप अच्छा करेंगे तो रास्ते 10 निकलेंगे, नहीं करेंगे तो 10 में से 1 भी नहीं मिलेगा, ये बड़ा क्लियर है। So how one can prepare for career in mass communication? बेसिकली जो है ना, 2-3 चीज़ें कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि लैंग्वेज को लेकर समझ रहे, अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे सरोकार रखे, जाने, ऑब्ज़र्व करे, जो स्टोरीज़ हैं या जो इंसिडेंट्स हैं उसमें मास अपील के लिए मैं कैसे क्या कुछ ला सकता हूँ, उस तरह का एप्टीट्यूड हो। डिग्री मार्क पढ़कर या क्लासेस करके तो कोई भी कर लेगा, लेकिन वो जो एक एसेंशियल थ्रेड बोलें, एसेंशियल जो समझ बोलें, वो ज़रूरी है, वही उसको आगे लेकर जाएगी। ओके, ये जो फील्ड है कितनी चैलेंजिंग है और कितनी एक्सेप्टिंग है फॉर अ न्यू फेस? इनिशियल डेज पे रेम्यूनरेशन नहीं है, ऑनरेरियम नहीं है, बहुत अच्छी सैलरीज नहीं है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है कि आपका काम, आपकी बायलाइन, आपकी स्टोरी, आपका प्रोडक्शन, वो इमेंस है करने वाले के लिए। बेसिकली ये है। तो कभी भी इनिशियल ब्रेक के लिए, इनिशियल सैलरी के लिए इन्फ्लुएंस ना हो स्टूडेंट्स। यदि वो काम कर पाएँ और डिलीवर कर पाएँ तो इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाउ मच लिंक्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस फील्ड? लिंक्स मीन्स प्लेसमेंट? लिंक्स मीन्स इफ आई नो समवन एंड वो मेरी प्लेसमेंट करवा देंगे, या मेरे बहुत अच्छे लिंक्स हैं न्यूज़ चैनल्स में। नहीं, काम दिखता है, काम आपको हायर कर लेता है। इंटर्नशिप में स्टूडेंट जाते हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि भाई तुम अच्छा करो और ऑर्गेनाइजेशन आपको पिक कर ले वहाँ से,
पेड इंटर्नशिप कर रहे हों या नॉन पेड इंटर्नशिप कर रहे हों, बड़े ब्रांड में कर रहे हों या छोटी ब्रांड पे कर रहे हों, लेकिन यदि आपका काम दिख रहा है तो आपकी ज़रूरत बन जाएगी। लिंक्स वगैरह नहीं, मैं कभी भी नहीं मानता इसको। हम अपने काम पे फोकस रखें। मेरे नेटवर्क तो ज़रूरी है, बिल्कुल। वो कैसे बन सकता है? बेसिकली जितना एक्सपोजर हो रहा है, जितनी जगह पे आप जा रहे हैं, और अदरवाइज भी मीडिया के लिए मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि रोज़ 2 नए लोगों से मिलो, रोज़ 2 नई चीज़ें जानने सीखने की कोशिश करो, सो दैट आप अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग, उनके सरोकार, उनकी दिक्कतें, उनको जान सको और उसके ज़रिए आप सो नेटवर्किंग ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम नेटवर्किंग को कोई बिग पोजीशन में है उससे हम को रिलेट करें, कोई भी आदमी। अदरवाइज़ भी ह्यूमन जो कम्युनिकेशन है, ह्यूमन एसेंशियल जो है, कोविड के टाइम में हमने देखा सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि हम लोग से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो उसको थोड़ा सा मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते और भी ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिलना चाहिए। So exposure is good, meeting new people is good, but how much this industry is safe for girls? मैंने जो देखा है कि पिछले 10 साल में इनफैक्ट गर्ल्स जो हैं वो मीडिया में ज़्यादा आ रही हैं, एकेडमिक्स में भी ज़्यादा आ रही हैं। 60-40 से अब 70-30 तक का भी रेशियो जा रहा है। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हैं और उनकी जो मीडिया हाउसेस में जो उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वो जो प्रोग्रेस कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जेंडर स्पेसिफिक कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई थ्रेट, कोई चैलेंजेस नहीं है। काम करने वाले के लिए सब कुछ बेहतर है। Okay. So I want to build my career in this field, but I don't have required degree. How can I pursue my career in mass comm? नहीं, डिग्री तो जैसे मैंने बात की ना कि बैचलर्स और मास्टर्स, यदि किसी ने ग्रेजुएशन की, बीएससी किया, बीकॉम किया, बीटेक किया, मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं बीटेक करके भी आए हुए लोग हैं, उनको मैंने इनिशियली तो मैं काउंसलिंग करता हूँ कि भाई तुम 4 साल लगा चुके हो, 2 साल एमटेक में लगाओ और जिस फील्ड के लिए बने उस पे जाओ, लेकिन वो बहुत डिटरमिन है तो तभी आता है। तो एसेंशियली डिग्री तो बैचलर्स की हो या मास्टर्स की हो, कोई भी डिसिप्लिन से आकर डिग्री की जा सकती है। Okay, so as this stage of your life, what advice would you give yourself when you were in your 20s? कि do you think कि जिस तरीके से आपका करियर ग्राफ गया है, साइंस, इंजीनियरिंग, बीए, देन जर्नलिज्म, यू वांट कि आज के जो बच्चे हैं वो भी इस तरीके से अपना डायरेक्शन चूज़ करके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको बीच में छोड़ के कुछ और करो जिसमें आपका फोटे है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि जितनी जल्दी आप अपनी लाइन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बेसिकली खुश होकर आप उस करियर को अपनाएंगे और किसी और को क्या सैलरी और कितने ज़ीरो मिल रहे हैं सैलरी पैकेज में, उसको नहीं देखते हुए अपने काम के लिए करेंगे तो वो एक्सेल करेगा। और मतलब बात सिर्फ ये नहीं होती कि करियर में क्या है, आप यदि एक सेटिस्फाइड सोल हैं, पर्सन है, तो वो ज़्यादा बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप उस ढंग से डिस्ट्रक्टिव नहीं है, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। ओके, सो वी ऑल आर ह्यूमन, हमारे हर रोज़ के डिफरेंट इमोशंस होते हैं। सो हाउ टू होल्ड योर इमोशंस एंड गिव योर 100% व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा और इवन यू आर बिहाइंड द कैमरा? आप कैसे करते हो कि नो मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन योर हेड, नो मैटर व्हाट्स गोइंग बिसाइड एवरीथिंग, सो वो फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए, वो एक कामनेस होनी चाहिए, सो वो प्रैक्टिस से आती है या फिर किस तरीके से होती है? मेरा ये है कि भाई जब आप काम पे हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए लाइव जा रहे हैं या टेलीविज़न जा रहे हैं, तो आपके सारे दूसरी जो चीज़ें हैं उसको कीप असाइड और आपको जो डिलीवरी है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं और आप एक चैनल जिस पे भी काम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बीइंग आशुतोष या बीइंग ए प्रेजेंटर कुछ नहीं, आपको किसी ने प्लेटफॉर्म दिया है तो उसकी सेंसिबिलिटी के लिए, उसकी इमेज के लिए आपको डिलीवर करना होगा और बाकी सारी चीज़ें जो है वो गौण है, बेसिकली उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ओके, सो रेडियो जॉकी आजकल लोग बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि, मुझे भी लगता था जब मुझे अपना करियर पाथ चूज़ करना था, आई ऑल्सो वांटेड कि मेरे को रेडियो जॉकी बनना है। सो वो कितना ईजी है वो पूरा प्रोसेस एंड कितनी अथॉरिटी होती है रेडियो जॉकीज़ के पास कि वो अपना खुद का जो उनका पूरा एक सीरीज़ है वो प्रॉपर्ली अपने आप कर सकते हैं? पहले ये नोशन था कि बहुत अच्छी आवाज़ होनी चाहिए रेडियो के लिए, लेकिन जब से जितना मीडिया डिसेंट्रलाइज हुआ तो उसमें अलग अलग तरह की आवाज़ें, अलग अलग तरह के परफॉर्मर्स जिनसे
ऑडियंस को रिलेट कर सके, तो उस तरह की जो ऑडियंस में भी मैच्योरिटी आई और एक्सेप्टेंस आई। तो इसने बहुत लोगों को बहुत पॉसिबिलिटीज़ दे दी। मतलब ऐसी ऐसी आवाज़ें और आर्टिस्ट सिर्फ आवाज़ के बेस पर तो वो रेडियो का ऑडिशन भी नहीं क्लियर कर पाते, लेकिन उनमें कुछ अलग था जो ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता था। तो इस तरह की जो प्रोफाइल है, इस तरह के लोग हैं, उनको हर एक चैनल ढूंढता है, जान लेने की कोशिश करता है, सो दैट वो उनको पोजीशन कर सके अपने प्रोग्राम्स में, अपने ऑडियंस के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडियो में, टेलीविज़न में आप कभी भी फेक नहीं हो सकते, ऑडियंस को सब समझ में आ जाता है। मेरे से एक गलती होती है, साइलेंस आता है, फंबल करता हूँ, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि ऑडियंस जो एक भी सुन रहा है, जिसको पता है कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका सही नाम क्या है, इस जगह को कैसे बोला जाता है, ये फिगर क्या है, तो वो एक सुनने वाला भी ना उस टाइम पे एक सेकंड में याद आ जाता है कि वो तो आपकी गलती पकड़ लिया है करके। तो कभी आप फेक करके नहीं चल सकते, बहुत ईमानदारी से आपको जाना होगा। माइक्रोफोन का 1 सेकंड का पॉज बता देता है कि आज आरजे की तैयारी है कि नहीं है, या ब्रॉडकास्टर की तैयारी है कि नहीं है, या इसको ये समझ है कि नहीं कि ये स्टोरी क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो टू बिकम अ रेडियो जॉकी आपको सिर्फ माइक की नॉलेज या अपने कंटेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है, या फिर जो मशीन्स हैं, टीवीज़ हैं, जो पूरा सिस्टम है, उसकी नॉलेज होना भी कितना ज़रूरी है? जो आजकल के लोग जो हैं वो टेक्नो सेवी हैं, बहुत जल्दी उस तरह की चीज़ें पकड़ लेते हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि चाहे मैं पुराने ज़माने पे मैं जैसे जब अनाउंसमेंट करता था तो 2 मेरे पास टर्न टेबल होते थे, 3 जो है मेल्ट्रॉन के वो होते थे, देन हमारे पास सीडी प्लेयर होता था, फिर हमारे पास अपने अपने फेडर्स होते थे। अब वो बहुत हैंडी हो गए हैं, कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह की चीज़ें होती, तो वो टेक्निकल चीज़ें तो कोई मतलब आसानी से कर पाता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है या जो भी चीज़ें हैं उनको नए ढंग से देखने की, उसको स्क्रिप्ट करने की और पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है ना, वो तो लानी होगी, और वो बहुत सुनकर बहुत पढ़कर ही आएगी। सुनना और पढ़ना देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। So with this we are coming up to the last section of this interview. The section is called दो मीठे बोल. So there will be 2 questions. One is why someone should and should not opt mass communication as a career. पहला कि क्यों ऑप्ट करे। ऑप्ट इसलिए करे यदि उसको लगता है कि सिर्फ मेरे को सुबह से शाम की ड्यूटी, जॉब, उन सब पे नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटे की जॉब है। आपको पता नहीं एज ए रिपोर्टर आपका सोर्स कब, कैसे, किस ढंग से टिप दे, इंफॉर्मेशन दे, या सब एडिटर के तौर पर कब आप काम करके गए हैं और उसके बाद स्टॉप प्रेस हो और आपको बुला लिया जाए। तो ये 24 घंटे का जब तक, मतलब मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रोफेशन जब तक आप उसको अपनी सांसों के अंदर, अपने ब्लड के अंदर नहीं बसाते, तो आप फिर उसके साथ जस्टिफाई भी नहीं करते। तो यदि ऐसा पैशन है तब तो बहुत बढ़िया है, और ऐसा नहीं है तो फिर तो तुमसे ना हो पाएगा। जी। So, अगर ये सब नहीं है, ये आपके पास की स्किल्स नहीं है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग नहीं है, तो आपको मास कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, बेसिकली मतलब क्या हो गया है कि अभी सारी चीज़ें पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करियर और जो भी इन्वेस्टमेंट है ईयर्स का और फीस का, उसके रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए या एक और एक्सपोजर के लिए या सैबेटिकल लेकर करने के लिए इस तरह की समझ अभी कम है, क्योंकि बाज़ार से या इनकम से यदि जब भी हम जोड़कर देखते हैं तो फिर घाटे का सौदा होता है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोशल एनिमल और एज ए अवेयर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं इस प्रोफेशन को तो बहुत अच्छा है। तो कॉल तो हर एक को, स्टूडेंट्स को या जो भी पॉसिबली जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करना चाहता है उसको देखने का है। और हर की शर्तें, हर की नज़रिए, हर की ज़रूरतें, हर की एस्पिरेशंस अलग अलग होती हैं, तो किसी को एक फ्रेम पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु इज कंसीडरिंग करियर इन दिस फील्ड? अगर आपको एक वन लाइनर देना हो किसी मूवी टाइटल से या कोई एक डायलॉग से कि बस यही है, इस पूरे मास कॉम का सार ये है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? वर्क फॉर चेंज एंड दैट चेंज शुड बी बेटर। ओके, जी। So you are satisfied with whatever you are doing? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से। So thank you so much for Thank the you. interview. Thank I you. hope students को काफ़ी ज़्यादा knowledge gain हुई हो।
Still, if someone is having any questions, every question is welcome. And I hope we'll meet soon with other set of questions and other knowledge gaining session. Thank you Sure. so much, sir. Lovely meeting you and talking to the students or those who are listening or watching this program.